सबसे पहले मैं टीएलसी रामानुजन कॉलेज और अपने इतिहास विभाग का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आज के लेक्चर के लिए उन्होंने समय दिया है। और जिस विषय पे मैं बोलूँगा वो है सिनेमा में इतिहास और इतिहास में सिनेमा। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि आरंभ से लेकर अब तक इतिहास लेखन के का जो स्वरूप है और उसके अंतर्वस्तु, उसमें बड़े पैमाने पर बदलाव आ चुका है। आज अगर देखें तो हमारे पास जो परंपरागत इतिहास लेखन जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इतिहास के अलावा ढेरों तरह के अन्य किस्म के जो है वो इतिहास हमारे पास उपलब्ध हैं। मसलन जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि खेलों का इतिहास बड़े पैमाने पर लिखा गया है। पर्यावरण का इतिहास एक महत्वपूर्ण इतिहास के रूप में विकसित हुआ है। इसके अलावा भी जैसे कि डाक खानों का इतिहास, रेलों का इतिहास, टेलीफोन का सामाजिक इतिहास जैसे विषय पर भी काफ़ी जो है वो काम हुए हैं। कई लोगों ने जो है खास करके जो रोगों और बीमारियों के इतिहास पर भी महत्वपूर्ण काम किया है। और इसी के साथ साथ भोजन और पहनावे का इतिहास जो है वो भी एक तरह से इतिहास लेखन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। बड़े पैमाने पर जो है बदलती हुई मानसिकताओं का इतिहास लेखन भी जो है वो हुआ है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इतिहास लेखन के परिमाण और उसके क्षेत्र में निरंतर जो है वो वृद्धि हो रहा है। और ऐसा लग रहा है कि आज का जो इतिहासकार है वो एक तरह से अतीत के हर कोने को और मनुष्य की हर गतिविधि को समय रहते हुए इतिहास में दर्ज करने के लिए बेचैन है। उसके मनुष्य के जो अच्छे या बुरे जो भी कारनामे हैं उसको इतिहास में दर्ज करने के लिए जो है लगातार प्रयत्नशील है। तो इतिहासकार की इस बेचैनी की कड़ी में ही अगर हम देखें तो मनोरंजन के साधन के रूप में सिनेमा का इतिहास भी विकसित हुआ है और उसका सामाजिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। और इसलिए आज के इस प्रस्तुति में मैंने ये विषय चुना है कि मैं इतिहास में सिनेमा और सिनेमा में इतिहास जैसे विषय पर मैं बात करूंगा। और यहाँ पर मैं ये स्पष्ट करूं कि यहाँ पर मेरा जो प्रयास है वो दो तरह का है। एक तरफ जहाँ मैं ये देखने का कोशिश करूंगा कि भारतीय सिनेमा के का इतिहास क्या है, वो कैसे विकसित हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा जो ज़्यादा जो जोर है वो इस बात पर है कि हम ये देखें कि सिनेमा ने अपने समय को अर्थात अपने समकालीन इतिहास को कैसे सिनेमा ने दर्ज किया है और समकालीन लोगों ने सिनेमा को कैसे रिसीव किया, उनकी सिनेमा के बारे में क्या सोच थी और वो जो दर्शक सिनेमा देखने जाते थे वो क्यों जाते थे वगैरह वगैरह। तो ये इन चीज़ों पर एक तरह से एक समझ बनाने की कोशिश जो है वो करेंगे। जहाँ तक सिनेमा का के इतिहास की बात है, हम सब लोगों को ये पता है कि दुनिया में सबसे पहले ल्यूमड़े ब्रदर्स ने 1895 में उन्होंने पेरिस में पहली सिनेमा का निर्माण किया था। और अगर देखें तो लगभग उसी के कुछ सालों के अंदर ही भारत में भी कई भारतीय साहसी जो फोटोग्राफर्स थे उन्होंने फिल्म निर्माण का प्रयास किया। और इस सिलसिले में जैसे कि पूना रेसेज 98, ट्रेन अराइविंग एट बॉम्बे स्टेशन जैसी जो है वो फिल्म बनाई गई और उसे प्रदर्शित भी की गई। लेकिन अगर हम देखें तो भारत में पहली फीचर फिल्म बनाने का जो श्रेय है वो धुंडीराज गोविंद फाल्के को जाता है, जिन्हें हम सब लोग आमतौर पर दादा साहब फाल्के के नाम से उनको जानते हैं। और जैसा कि हम सब लोगों को पता है कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में उनके नाम पर फिल्म का सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो दिया जाता है।
उन्होंने सन 1913 में राजा हरिश्चंद्र नाम से पहली फीचर फिल्म बनाई। और अगर आप देखें तो पेशे से दादा भाई पेशे से फाल्के साहब जो थे वो एक फोटोग्राफर और प्रिंटर थे और उनका मुख्य पेशा उस समय पोस्टर और कैलेंडर बनाने का काम था, उसको छापने का काम था। वो इंग्लैंड भी गए थे और उन्होंने ईसा मसीह के जीवन पर बनी फ़िल्म देखी थी, जिससे वो बहुत प्रभावित हुए थे। फाल्के साहब संस्कृत के और भारतीय पौराणिक शास्त्रों के अच्छे ज्ञाता थे और ये स्वाभाविक था कि उन्हें पुराणों में वर्णित राजा हरिश्चंद्र का चरित्र जो है वो प्रभावशाली लगा और इसलिए उन्होंने इस पर अपनी पहली फ़िल्म उन्होंने इस पर बनाई। ये फ़िल्म एक मूक फ़िल्म थी, लेकिन ये व्यावसायिक दृष्टिकोण से काफ़ी सफल रही और उसके बाद हम देखते हैं कि 1913 से 1918 के बीच में फाल्के साहब ने 23 और फ़िल्मों का निर्माण किया। तो इस तरह से फ़िल्म बनाने की एक प्रक्रिया जो है वो दादा साहब फाल्के के प्रयास से लगातार जो है वो सफल होती गई। राजा हरिश्चंद्र फ़िल्म बनाने के तकरीबन करीब 18 साल बाद सन 1931 में 1931 में भारत में पहली आवाज़ वाली फ़िल्म जिसे हम बोलती फ़िल्म भी कह सकते हैं बनाई गई। इस फ़िल्म का नाम था आलम आरा और इस फ़िल्म के निर्देशक आरदेशिर ईरानी थे। और इस फ़िल्म के निर्माण से एक तरह से भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई। क्योंकि अब खास करके 20 के दशक में फ़िल्म निर्माण के लिए अगर आप देखें तो दादा साहब फाल्के ने जो फ़िल्म उन्होंने जो बनाया उसमें अगर आप देखें तो दादा साहब फाल्के ही उसके निर्देशक भी थे, वही उसके लेखक थे, वही कैमरामैन थे, वही संपादक थे, वही मेकअप आर्टिस्ट थे और निर्देशन भी वही कर रहे थे। तो एक वो जो फ़िल्म बनाने का जो तरीका था वहाँ से 1931 में जब आलम आरा बनी तो अब एक परिवर्तन का दौर शुरू हो गया था और ख़ास करके अब कई ऐसी नई फ़िल्म कंपनियाँ जो है उभर कर के सामने आ गई जो फ़िल्म बनाना चाह रही थी। और इस दौर में अगर हम देखें ख़ास करके 20 और 30 के दौर में तो भारतीय सिनेमा के सामने एक बड़ी चैलेंज हुआ करती थी और चुनौती ये थी कि उसी दौरान अमेरिका और यूरोप में बनने वाली जो फ़िल्में थी वो उनके लिए एक बहुत बड़ा जो है उनके लिए चुनौती था। लेकिन धीरे-धीरे फ़िल्म बनाने की प्रक्रिया जो है वो मजबूत होती गई, ज़्यादा फ़िल्मों का निर्माण शुरू हुआ और दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति यानी कि 1945 के आसपास अगर हम देखें तो भारत में फ़िल्म बनाने की जो प्रक्रिया थी उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हो चुकी थी। सन 1945 में जहां भारत में कुल जो है 99 फीचर फिल्म बनाई गई थी, जबकि उसके 2 साल बाद जब हमें आज़ादी मिली 1947 में, तो भारत में बनने वाले फ़िल्मों की संख्या 250 के आंकड़े को पार कर गई थी। तो इस तरह से फ़िल्म निर्माण की प्रक्रिया में लगातार जो है वो हम देख रहे हैं कि बढ़ोतरी जो है होती जा रही थी। महत्वपूर्ण बात ये है कि इनमें से अधिकतर फ़िल्मों के जो निर्माता थे वो इन फ़िल्मों में पहली बार एक तरह से फ़िल्म इंडस्ट्री में अपने पैसा लगा रहे थे। और इस तरह से देखें तो वो एक वेंचर कैपिटलिस्ट थे, जो एक तरह से भविष्य में इस उद्यम में होने वाली मुनाफ़े को भाँप रहे थे और इस तरह से इसमें अपना निवेश वो करना चाह रहे थे। शुरुआती दौर की अगर हम देखें तो अधिकतर जो फ़िल्में थी वो धार्मिक एक तरह से विषय से प्रभावित थी। महाभारत, रामायण, पुराणों में वर्णित जो ऐतिहासिक चरित्र हैं उनके आधार पर फ़िल्में बनाई जा रही थी। इन फ़िल्मों में भक्ति और प्रेम प्रसंग का महत्वपूर्ण जो है वो स्थान होता था। लेकिन धीरे-धीरे आगे चल कर के हम देखते हैं कि सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर भी आंदोलनों से प्रेरित होकर भी
फिल्में बनाई जाने लगी। सन 1930 के दशक में बनी एक ऐसी ही महत्वपूर्ण फ़िल्म थी अछूत कान्या। और इस फ़िल्म के अगर हम देखें तो इस फ़िल्म में जो विषय था वो ये था कि इसमें एक ब्राह्मण लड़के और एक जो अछूत लड़की के बीच प्रेम पर आधारित ये फ़िल्म थी। ये एक सामाजिक विषय था जिसको लेकर के बनाया गया था। और आगे चल कर के 30 और 40 के दशक में बहुत सारे ऐसे फ़िल्मों का निर्माण हुआ जो एक तरह से देशभक्त की भावनाओं से ओतप्रोत थी। उन फ़िल्मों का निर्माण किया जाने लगा और हम समझ सकते हैं कि ये वो दौर था जब भारत में राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो मजबूत हो गया था। तो ज़ाहिर था कि फ़िल्म पर उनका प्रभाव पड़ रहा था। और इसका पता हमें इन बातों से चलता है कि इन फ़िल्मों के जो निर्देशक, निर्माता और इसके जो अभिनेता वो एक तरह से राष्ट्रीय आंदोलन से काफ़ी प्रभावित थे। इन फ़िल्मों के जो गीत और उनके जो संवाद हैं उनमें देशभक्ति की भावना जो है वो पिरोया गया है। ऐसा साफ जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ ख़ास करके उठाना चाहता हूँ वो ये कि हालाँकि फ़िल्मों के ऊपर राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव था और एक तरह से देशभक्ति की भावना से प्रभावित फ़िल्में बनाई जा रही थी। लेकिन अगर हम राष्ट्रीय आंदोलन पर देखें, राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं के ऊपर देखें, तो हमें लगता है कि उनके ऊपर फ़िल्मों का कोई ख़ास प्रभाव नहीं था। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे जो राष्ट्रीय आंदोलन के जो बड़े ही महत्वपूर्ण नेता थे, उनकी आत्मकथा पढ़ें, उनकी जीवनी पढ़ें, तो उसमें हमें कहीं ये नहीं उल्लेख मिलता है कि वो फ़िल्म देखने गए थे या फ़िल्मों का कोई वो उल्लेख कर रहे हों। तो एक तरफ तो हमें ये दिखाई पड़ता है एक एक कोशिश जो है वो खास करके अछूत कान्या के जो निर्देशक थे उन्होंने काफ़ी ये कोशिश की कि महात्मा गांधी को अपनी फ़िल्म दिखाना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने प्रयास किया, लेकिन इसके लिए वो गांधी जी को राज़ी नहीं कर पाए। और ये तब है जबकि हम सबको पता है कि महात्मा गांधी अपने जीवन में ये जो अनटचेबिलिटी है, जो छुआछूत है, उसके खिलाफ सबसे बड़ी और गंभीर जो सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष वो कर रहे थे। तो एक तरह से ऐसे बड़े नेता थे जो एक तरह से उन्होंने फ़िल्मों को एक तरह से नज़रअंदाज किया। अपने ज़माने की फ़िल्मों को उसके बारे उस पर उन्होंने कोई ख़ास टिप्पणी नहीं किया है। लेकिन दूसरी तरफ हमें बहुत सारे ऐसे भी राजनीतिक नेताओं का बारे में पता चलता है जिन्होंने फ़िल्मों को नज़रअंदाज नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने ज़माने की फ़िल्मों की बढ़-चढ़ कर आलोचना की। और ये एक मतलब ख़ास रुझान जो है वो दिखाई पड़ता है। उदाहरण के तौर पर सितंबर 1950 में राजस्थान के जो सबसे पहले मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री, उन्होंने फ़िल्मों के जो बुरे प्रभाव की खुलकर आलोचना की और बड़े गर्व से उन्होंने ये घोषणा की कि उन्होंने अपने जीवन में सिर्फ़ एक ही फ़िल्म देखी है। इसी तर्ज पर करीब 3 साल बाद मद्रास के मुख्यमंत्री ने भी ये आरोप लगाया कि सेक्स और हत्याओं पर आधारित फ़िल्में भारत के युवाओं को भ्रष्ट कर रही हैं। उन्होंने फ़िल्म निर्माताओं से धार्मिक विषयों पर रंगीन फ़िल्में बनाने की अपील की, साफ-सुथरी फ़िल्म बनाने की उनसे उन्होंने अपील की और उनका कहना था कि फ़िल्मों में सेक्स अपील जो है वो दूर होना चाहिए। वो मानते थे वो बार-बार वो ये कहते थे कि अगर हमारे देश के युवा फ़िल्मों में यही सब देखते रहे तो फिर वो तरक्की कैसे कर पाएँगे, वो आगे कैसे बढ़ पाएँगे। उन्होंने ख़ास करके जो लोअर मिडिल क्लास के कम इनकम वाले लोग थे उनसे उन्होंने अपील की कि वो सिनेमा देखने नहीं जाएँ, क्योंकि इससे पैसे की जो है वो बर्बादी होती है।
तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि वास्तव में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में अगर हम जाएं तो उसमें एक परंपरावादी और शुद्धतावादी तबका जो है वो शुरू से सक्रिय था, जिससे ये जो पॉपुलर फिल्में थी जिनमें रंग बिरंगे परिधानों का इस्तेमाल होता था, प्रेम कहानियां होती थी और नाच गाने बड़े पैमाने पर होते थे, उसे वो स्वीकार करने में उनको मुश्किल आ रही थी, उनको हिचकिचाहट थी। और ये महत्वपूर्ण बात है कि आज़ादी मिलने के बाद इन्हीं में से कई लोग प्रांतों के मुख्यमंत्री बने, कई सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर उनकी नियुक्ति हुई। तो जाहिर है कि वो उनका ओपिनियन एक महत्वपूर्ण जो है स्थान अब रखने वाला था। लेकिन अगर सिर्फ हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ राजनीतिक तबकों में ही ऐसी बातें थी और वही इस तरह की आलोचना की भावना रख रहे थे, बल्कि इसके अलावा भी कई ऐसे तबके के लोग थे जो अपने उस समय की फिल्मों के आलोचक थे। पढ़े लिखे लोगों में भी ऐसा महत्वपूर्ण तबका जो है वो था। उदाहरण के तौर पर 1952 में 1952 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय में परीक्षा में बड़े पैमाने पर विद्यार्थी फेल हो गए थे और सिंडिकेट ने जो है एक कमेटी का गठन किया इस बात की जांच के लिए कि ये विद्यार्थी परीक्षा में इतने तादाद में क्यों फेल हुए हैं। और उस कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी उसमें ये बताया गया है कि विद्यार्थियों को फेल होने का जो एक महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि वो अपना ज्यादा समय उन्होंने सिनेमा देखने में व्यतीत किया। तो इस तरह से सिनेमा को एक तरह से विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए नुकसानजनक जो है वो बताया गया। इसके 2 साल बाद देश के प्रधानमंत्री को इसी विषय पर एक मेमोरेंडम, एक ज्ञापन सौंपा गया और उसमें ये बताया गया कि फिल्मों की वजह से देश का जो नैतिक स्वास्थ्य है वो खतरे में पड़ गया है और फिल्मों को एक तरह से देश के अंदर अपराध और सामाजिक अव्यवस्था फैलाने के लिए जो है जिम्मेदार ठहराया गया। उस ज्ञापन पर लगभग 13,000 घर की जो महिलाएं हैं उन्होंने जो है हस्ताक्षर किए थे और इस इशू को संसद में लीलावती मुंशी जो अपने समय के एक महत्वपूर्ण लेखक और राजनीतिक नेता के मुंशी की पत्नी थी, उन्होंने उसे संसद में उठाया। राज्यसभा में इस विषय पर बहस करते हुए बोलते हुए उन्होंने ये कहा कि सिनेमा में एक तरह से ऐसी ताकत है कि वो चाहे तो किसी भी पीढ़ी और किसी भी देश को सही दिशा दे सकती है और दूसरी तरफ उसमें ऐसी बातें हैं कि वो चाहे तो किसी भी देश को और किसी भी पीढ़ी को बर्बाद कर सकती है। वो खास करके इस बात से बहुत चिंतित थी कि हमारी फिल्मों में खास करके लड़कियों का जो अंग प्रदर्शन को गैर जरूरी तरीके से दर्शाया जाता है ताकि दर्शकों की उत्तेजना जो है वो पैदा हो सके और ये जो है एक तरह से भारतीय परंपरा के खिलाफ है। तो इस तरह से इस तरह के लोग थे जो अलग अलग तरीकों के लोग जो अपने जमाने के फिल्मों के इस वजह से विरोधी थे। दूसरी तरफ हम देखें तो इस तरह का जो विरोध उठ रहा था फिल्म के ऊपर, जो परंपरावादी और शुद्धतावादियों का जो ये आरोप था, इसका जवाब उस जमाने के एक मशहूर अभिनेता ने अपने तरीके से दिया था। ये अभिनेता थे पृथ्वीराज कपूर और उन्होंने ये कहा था कि एक स्वतंत्र समाज में कला को दबाया नहीं जा सकता और कलाकार के दृष्टिकोण से अगर देखें तो धूप और छाया दोनों साथ साथ चलता है, यानी कि अच्छाई और बुराई जो है वो दोनों साथ साथ चलते हैं और कला में दोनों को दर्शाया जाता है। लेकिन ये जो लगातार ये जो आलोचना हो रही थी, ये इस तरह की चीजें जो आ रही थी, इन वजहों से ही इस तरह की आपत्तियों और आलोचनाओं को मद्देनजर रखते हुए जो है सन 1952 में 1952 में हम देखते हैं कि एक सेंसर बोर्ड का गठन किया गया और सेंसर बोर्ड का काम था कि हर फिल्म को देखना
और देखने के बाद जो है उसके लिए प्रमाण पत्र जो है वो जारी करना। और सेंसर बोर्ड जब किसी फिल्म को देखती थी तो उसका तरीका ये था कि उस फिल्म में अगर बेवजह सेक्स उत्तेजना पैदा करने वाली दृश्य हैं तो उसको काट दिया जाए, या हिंसा के दृश्य हैं और ऐसे फिल्मों के लिए उन्होंने कैटेगरी बनाई, जिसमें ये कैटेगरी बनाई गई कि ऐसे फिल्मों को सिर्फ वयस्कों के लिए जो है वो सर्टिफिकेट दिया जाए, ताकि बच्चों पर जो है उसका बुरा प्रभाव जो है वो नहीं पड़े। तो इस तरह से सेंसर बोर्ड अस्तित्व में आया और उसने काम करना जो है वो शुरू किया। वास्तव में अगर हम देखें तो आज़ादी के बाद भारत में फिल्म उद्योग का और भी तेजी से जो है भारत में विस्तार हुआ। हालांकि पार्टीशन और आज़ादी के जो तमाम सारे वजह थे उस दौर में, जिस तरह की माहौल था वो मुश्किल का दौर था, लेकिन इसके बावजूद फिल्म इंडस्ट्री जो है उसका विकास होते गया। सन 1961 तक प्रतिवर्ष 300 से ज्यादा फिल्में जो है वो भारत में बनाई जाने लगी और उसे देश भर के हजारों सिनेमा घरों में इन फिल्मों को वो दिखाया जाने लगा। सन 1980 तक आते आते भारत ने एक तरह से फिल्म बनाने के मामले में अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया, यानी कि सबसे अधिक फिल्म का निर्माण जो है वो भारत में होने लगा था। भारत में बनने वाली जो सबसे मशहूर और लोकप्रिय फिल्में थी उसमें हिंदी में बनने वाली फिल्में, हिंदी की फिल्में जो है वो बहुत ज्यादा थी, लेकिन दूसरे भारतीय भाषाओं में भी फिल्मों का निर्माण जो है वो तेजी से होता रहा। उसमें भी कोई कम फिल्म जो है वो नहीं बने। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, जैसे कि 1992 में एक डेटा है जिससे पता चलता है कि हिंदी में उस वर्ष जो 189 फिल्में बनी थी, 189, तो उसी दौरान तमिल में बनने वाले फिल्मों की संख्या 180 थी। तो इससे ये लगता है कि देखिए तमिल में हिंदी के तकरीबन बराबर जो है वो फिल्में जो है वो बन रही थी। इसी तरह से तेलुगु में 153 और कन्नड़ में 92, मलयालम में 90, बंगला में 42 और मराठी में 25 फिल्मों का निर्माण जो है इस दौरान हुआ था। तो इससे ये पता चलता है कि किस तरह से हिंदी के अलावा अन्य भारतीय भाषाओं में भी फिल्मों का निर्माण जो है वो बड़ी तेजी से हो रहा था। एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि फिल्म निर्माण की संख्या में ही सिर्फ बढ़ोतरी नहीं हो रही थी, बल्कि इसके साथ साथ देश भर में सिनेमा घरों की संख्या में भी तेजी से वृद्धि हो रही थी। अलग अलग छोटे छोटे शहरों और कस्बों में भी सिनेमा घर जो है वो स्थापित होते जा रहे थे। सन 1990 का जो एक डेटा है उसे पता चलता है कि देश भर में तकरीबन 10,000 के आसपास सिनेमा घरों की संख्या जो है वो हो चुकी थी। और सिनेमा घर की संख्या बढ़ना एक इस बात का भी सूचक है कि दर्शकों की संख्या में भी बड़े पैमाने पर जो है वो तेजी से वृद्धि हो रही थी। यानी कि सिनेमा देखने जाने वाले जो लोग थे वो भी काफी उनमें भी वृद्धि हो रही थी। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि एक तरह से हमारे देश में फिल्म जो है वो अपने आप में मनोरंजन का एक सबसे लोकप्रिय माध्यम जो है वो बन गया था, उसके रूप में उसका स्थान जो है वो हो गया था। एक जो आकलन है उसके मुताबिक आज़ादी के 50 साल बाद, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1997 में भारत में रोज फिल्म देखने वालों की संख्या तकरीबन 1.25 करोड़ के आसपास पहुंच गई थी। और अगर दर्शकों की ये संख्या है तो आप समझ सकते हैं कि ये संख्या कई देशों की जो आबादी है उससे ज्यादा है। मतलब अगर अलग अलग देशों में देखें तो कई देशों की टोटल आबादी इतनी नहीं होती है जितनी की भारत में फिल्म देखने जाने वाले दर्शकों की आबादी थी। लोग क्यों फिल्म देखने जाते थे, किस वजह से जा रहे थे, उनका आकर्षण क्या था? एक फिल्म क्रिटिक ने, एक आलोचक ने लिखा है कि भारतीयों की जिंदगी जिस तनाव, द्वेष और गरीबी से ग्रस्त थी, उसमें
पॉपुलर सिनेमा ने उन्हें उससे कुछ पलों के लिए पलायन करने का एक खूबसूरत बहाना दे दिया, जिसकी उस समय उन्हें जरूरत थी। और ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर लोकप्रिय फिल्में वो फिल्में थी जो अपने दर्शकों को एक ऐसे स्वप्न लोक में ले जाती थी जो उनके वास्तविक जीवन से बहुत ही अलग थलग होता था, जिसका जो जो उनका वास्तविक जीवन था उसमें बहुत गरीबी थी, उसमें बहुत ईर्ष्या और द्वेष था, और एक तरह से ये उनको एक दूसरी स्वप्न लोक में ये फिल्में उन्हें ले जाती थी। इन फिल्मों में तड़क भड़क नाच गान, हिंसा और सेक्स का बोलबाला होता था, और साथ ही इनमें जो दर्शकों को बड़ी अपील करती थी कि इसमें कश्मीर, ऊटी जैसे जो हमारे जो पहाड़ी सौंदर्य के जो जगह हैं वो, और इसके अलावा लंदन, पेरिस, टोक्यो, हांगकांग जैसे जो विदेशी सुंदर शहर हैं उनके भव्य लोकेशन होते थे। और ये जाहिर है कि दर्शकों के लिए बहुत ज्यादा आकर्षण होता था इन सब लोकेशन का। और इस तरह से देखा जाए तो इन्हीं जिसको हम कह सकते हैं कि जो रियलिटी नहीं था, अवास्तविकताएं थी, लेकिन इन्हीं वजहों से जनमानस जो है बड़े पैमाने पर इन फिल्मों की तरफ जो है वो आकर्षित हो रहा था और उनको देखने के लिए जाता था। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो निर्देशक इस तरह की फिल्में बना रहे थे वो भी दर्शकों की मानसिकता से भली भांति परिचित थे, या वो भी ये जानते थे कि उन्हें किस तरह का फिल्म बनाना है और लोग क्या कैसी फिल्में जो है वो देखना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर 1970 के दशक में एक बड़े मशहूर फिल्म निर्देशक हुए मनमोहन देसाई, जिन्होंने कई महत्वपूर्ण फिल्में बनाई, और उन्होंने इस संबंध में उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि लोग मेरी फिल्मों को देखते वक्त अपनी तकलीफों को भूल जाएं। मैं उन्हें एक ऐसे स्वप्न लोक में ले जाना चाहता हूं जहां कोई गरीबी नहीं है, कोई भिखारी नहीं है, जहां किस्मत हमेशा लोगों पर मेहरबान रहती है और ईश्वर हमेशा अपने भक्तों की मदद के लिए भी तैयार रहता है। तो मतलब इस तरह से ये देखा जाए कि जो फिल्में बनाई जा रही थी उसमें एक तरह से वो फैंटेसी और वो स्वप्न लोक क्रिएट करने की बात थी। इस सिलसिले में इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने जो है उन्होंने ये लिखा है कि आजाद भारत में किसान और मजदूर उनके हिसाब से कुछ उन्हीं वजहों से सिनेमा देखने जाते थे जिस वजह से 19वीं शताब्दी का इंग्लैंड का नवशिक्षित कामकाजी वर्ग अमीरों और मशहूर लोगों के बारे में कहानियां पढ़ा करता था। उन्होंने एक अंग्रेजी उपन्यासकार जॉर्ज गीसिंग का उल्लेख किया है, और उनका उल्लेख करते उन्होंने लिखा है कि सिर्फ हास्य और नाटकीयता ही ब्रिटिश कामकाजी वर्ग को पसंद आता था। ऐसा ही कुछ मामला भारत में भी था, जहां हास्य और नाटकीयता को उपयुक्त तरीके से स्वदेशीकरण कर दिया गया था। हालांकि ज्यादातर फिल्में अपने दर्शकों को एक स्वप्न लोक में ले जाती थी, वो दुनिया थी, लेकिन ये नहीं कहना होगा कि फिल्म केवल स्वप्न लोक था, बल्कि उनमें वास्तविकताओं के और मौलिकताओं के तत्व भी जो है वो जरूर होते थे। उदाहरण के तौर पर अगर हम मौलिकता और का तत्व देखें तो इस दृष्टिकोण से कम इन्हीं फिल्मों में, यानी ये जो पॉपुलर सिनेमा थी, इनमें जो इनके गीत और संगीत थे उसको देखा जा सकता है, जिसमें हमें बड़े पैमाने पर जो है मौलिकता के तत्व देखने को मिलते हैं। और अगर हम देखें तो भारत में फिल्मों का विकास जो है थिएटर से नाटक की परंपरा से हुआ था, और भारतीय नाटकों में बड़े पैमाने पर गीत जो है वो उनका स्थान होता था, और इस चीज को, इस विशेषता को फिल्मों ने भी अपना लिया।
इन फिल्मों में इस तरह से हम देखते हैं कि भारतीय फिल्मों में अक्सर आप देखेंगे कि कई गाने होते हैं और ये गाने आमतौर पर पार्श्व गायकों के द्वारा जो है वो गवाए जाते हैं, जहाँ कलाकार खुद वो गाना नहीं गाता लेकिन पार्श्व गायकों के मधुर आवाज में उन गानों को गवाया जाता है। इनमें से अधिकतर गाने जो है वो प्रेम और वियोग के गाने होते थे, जो अपने ज़माने के कुछ बहुत ही मशहूर कवियों और शायरों के द्वारा लिखे गए थे। इन गानों की भाषा हिंदुस्तानी होती थी, वो हिंदुस्तानी जिसका विकास हिंदू और उर्दू के मिलने से, मिश्रण से हुआ था। और आज़ादी और विभाजन से पहले से ही एक तरह से इस तरह की भाषा का विकास हो रहा था, बल्कि विभाजन के बाद इस पर असर भी पड़ा। लेकिन इसके बावजूद बम्बई फिल्म जगत में बहुत सारे ऐसे मुस्लिम खास करके कलाकार थे और हिंदू कलाकार भी, जिनको बम्बई फिल्म जगत में स्थान मिला।